अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या, अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो हम लोग पहले देखेंगे कि अंडाशय होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है मादा जननांग किस हिस्से में होता है, ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं पेल्विक कैविटी। यहाँ का जो हिस्सा होता है, यहाँ जो कैविटी होता है, इस कैविटी को क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी। जैसे हमारा शरीर है, जैसे देखो यहाँ तक सीना है, सीना को जो है यहाँ जो है इसको, इस हिस्से को कहा जाता है थोरैक्स। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कैविटी होता है, कैविटी का मतलब होता है स्पेस या जो गड्ढा है, ठीक है, जो भी जगह है, तो उसको क्या कहते हैं, कैविटी। तो यहाँ का जो कैविटी होता है इसको कहते हैं थोरैक्स कैविटी, क्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ का जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं एब्डोमेन, इसको क्या कहते हैं। और यहाँ का जो कैविटी होता है इसको कहते हैं एब्डोमेन कैविटी, क्या बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये होता है पेल्विक वाला रीजन। जैसे देखो ये हिप्स है, इसको बोलते हैं हिप्स, ठीक है। हिप्स से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को कहा जाता है यहाँ पेल्विक कहा जाता है। इस हिस्से को क्या कहते हैं, पेल्विक। और इसमें जो कैविटी होता है, कैविटी का मतलब है जगह, यानी कि स्पेस। ये जगह जो होता है इसको कहते हैं क्या, पेल्विक कैविटी, क्या कहते हैं। और इसी पेल्विक कैविटी में क्या होता है, मादा जनन अंग होता है, ठीक है। इसी हिस्से में क्या होता है, मादा जनन अंग होता है। तो बताओ मादा जनन अंग में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। तो प्रत्येक स्त्री में जो है ये अंडाशय की संख्या कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो लिखो कि मादा जनन अंग में टॉपिक चल रहा है मादा जनन अंग, लेकिन हम लोग को पढ़ना है क्या, सबसे पहला अंडाशय। क्या पढ़ना है, अंडाशय। तो लिखो अंडाशय, क्या लिखोगे, अंडाशय। अंडाशय को कहते हैं ओवरी। अंडाशय को क्या कहते हैं, अंडाशय को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अंडाशय को ओवरी कहते। तो प्रत्येक स्त्री में कितना ओवरी पाया जाता है, 1 जोड़ा, ठीक है। तो प्रत्येक स्त्री में या प्रत्येक नारी में, प्रत्येक स्त्री में 1 जोड़ा, 1 जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ा होता है। अब संख्या में बोलेंगे तो 2 बोल सकते हैं। तो कितना पाया जाता है, 2 अंडाशय, ठीक है ना। तो अंडाशय का काम क्या होता है, अंडाशय का काम क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना। तो अंडाशय का काम क्या होता है, अंडाशय का निर्माण करना। तो अंडाशय है क्या, अंडाशय क्या है, मादा युग्मक है। अंडाशय क्या है, सॉरी अंडाशय नहीं, अंडाणु। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। उसको लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है ना। तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय लिखो, अंडाशय मादा युग्मक का निर्माण करता है। अंडाशय मादा युग्मक, मादा युग्मक यानी अंडाशय मादा युग्मक, ब्रैकेट में लिख लोगे अंडाणु, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अंडाणु। अंडाणु को इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल, क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है ना। नहीं, ओव्यूल जो है प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ इसको कहते हैं ओवम, क्या बोलते हैं, ओवम, क्या बोलते हैं, ओवम। तो अंडाशय मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण करता है, क्या करता है, निर्माण करता है, करता है। अंडाशय और क्या काम करता है, अंडाशय हार्मोन का भी स्राव करता है, ठीक है। अंडाशय हार्मोन का भी स्राव करता है, हार्मोन का भी स्राव करता है, ठीक है।
अच्छा, ये हार्मोन कौन कौन सा होगा? तो हार्मोन आपको याद रखना है, हार्मोन का नाम याद रखना है आपको, क्या? एस्ट्रोजन। क्या नाम याद रखना है? क्या है? एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। दूसरा नाम याद रखना है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम याद रखना है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तीसरा हार्मोन याद रखना है रिलैक्सिन। क्या नाम याद रखोगे? रिलैक्सिन। चौथा हार्मोन याद रखना है इनहाइबिन। क्या नाम रखोगे याद? इनहाइबिन। ठीक है, तो अंडाशय जो है हार्मोन का भी स्राव करता है, और ये हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहाइबिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहाइबिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहाइबिन। ठीक है, ये मादा के अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के लिए जो है ये हार्मोन का काफ़ी रोल होता है। ठीक है ना, नोट करो। दूसरा पॉइंट जो है ध्यान में रखना है कि अंडाशय पाया कहाँ जाता है। तो अंडाशय कहाँ उपस्थित, अभी आप लोगों को बताया कि कहाँ होता है, पेल्विक कैविटी में स्थित होते हैं। तो कहाँ इसको लिखा जाए, चलो नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, पहले ये लिखना था, अंडाशय एब्डोमेन के नीचे होता है। जैसे ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन के नीचे पेल्विक कैविटी होता है, तो एब्डोमेन के नीचे जो पेल्विक कैविटी होता है वहीं क्या स्थित होता है? ठीक, अंडाशय पेल्विक कैविटी में, पेल्विक कैविटी में उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, लिख दो। ठीक है, कहाँ स्थित होते हैं? स्थित होते हैं कहाँ? पेल्विक कैविटी में। तो अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं? पेल्विक कैविटी में। ठीक है, अंडाशय के बारे में जान गए कि ये क्या करता है, हार्मोन का स्राव करता है, नरी मादा युग्मक का निर्माण करता है जिसको अंडाणु कहते हैं, और हार्मोन का नाम याद रखना है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनहाइबिन। लेकिन मेन आपको 3 जरूर याद रखना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? या फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। क्या कहते हैं इसको? फैलोपियन नलिका। यहाँ जो है कहाँ लिखूँ इसको? हाँ हाँ, फैलोपियन फैलोपियन नलिका। ठीक है, फैलोपियन नलिका, या इसी को आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, तो दूसरा नंबर आपको लिखना है फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन नलिका का दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है, इसको कहते हैं डिम्ब वाहिनी। क्या कहते हैं? ये बताए थे पहले भी, डिम्ब वाहिनी, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना, डिम्ब वाहिनी को इंग्लिश में कहेंगे ओविडक्ट। क्या कहते हैं इसको? ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि ये नलिका शुरू कहाँ से हुआ है? यहाँ से शुरू हुआ है कि यहाँ से शुरू हुआ है? इधर से शुरू हुआ है कि इधर से शुरू हुआ है? यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके ख़त्म होता है, क्योंकि इसका काम है यहाँ से यहाँ लाना, ना कि यहाँ से इधर। ठीक है, जैसे पानी लेके जाना है खेत में, तो नाली जो है मशीन से खेत में जाएगा कि खेत से मशीन में आएगा? मशीन से खेत में जाएगा ना। तो अंडाणु का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? अंडाशय से। तो अंडाशय से नलिका कहाँ जाएगा? गर्भाशय। यहाँ से अंडाणु निकल के कहाँ जाएगा? यूटेरस में जाएगा। ठीक है ना, तो फैलोपियन जो है क्या करता है? अंडाशय से शुरू होता है। फैलोपियन नलिका क्या है? एक तरह का नलिका है
जो अंडाशय से शुरू होता है और यूटेरस में जाके ख़त्म होता है, ठीक है ना। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका अंडाशय से शुरू होता है, से क्या होता है, शुरू होता है और गर्भाशय में जाकर ख़त्म होता है, जाकर समाप्त होता है या ख़त्म होता है, ठीक है। तुम्हारा अंक ख़त्म हो गया। वालेकुम सलाम। ठीक है, क्या होता है गर्भाशय में, सॉरी कहाँ है स्टार्ट हुआ, अंडाशय से शुरू हुआ और गर्भाशय में जाकर समाप्त होता है, ठीक है। तो काम क्या होता है, फैलोपियन नलिका क्या करता है, अंडाशय में अंडाणु बनेगा, अंडाणु को कहाँ लेके जाएगा, यूटेरस में। क्या अंडाणु को लेके जाएगा, सबसे पहली बात ये क्या, ये अंडाशय को, अंडाणु को यहाँ तक पहुँचाएगा, यहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनेगा तब यहाँ पहुँचेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है हम लोग क्या रखेंगे, ये क्या करता है, फैलोपियन नलिका क्या करता है, यह अंडाणु का अंडाशय से गर्भाशय तक वाहन करता है। क्या करता है, वाहन करता है। क्या करता है, वाहन करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, ठीक है। फैलोपियन नलिका में अगर हम देखें, इसका जो फैलोपियन नलिका का जो नली होता है, ये जो रास्ता होता है, इसमें जो है सीलिया होता है। क्या होता है, इसमें क्या होता है, सीलिया होता है। इसमें क्या होता है, सीलिया होता है। सीलिया का काम क्या होता है, ठीक है। ये अंडाणु को क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ से ये अंडाणु आएगा, ये अंडाणु होगा, तो ये क्या करेगा, ये सीलिया इसको ऐसे धकाएगा, ठीक है। ये झाड़ू जिस तरह लगता है, ये जो है ऐसे लेके जाएगा, तो ये क्या होता है, सीलिया होता है। तो फैलोपियन नलिका का जो भीतरी अस्तर होता है वो क्या होता है, उसमें सीलिया होता है। तो फैलोपियन नलिका का भीतरी अस्तर सीलियरी होता है। कैसा होता है, सीलियरी। सीलियरी का मतलब यह है कि उसमें सीलिया होता है, सीलियरी होता है। सीलियरी को इंग्लिश में लिख लेना, सीलियरी होता है, ठीक है। क्या होता है, सीलियरी होता है, यानी कि उसमें सीलिया पाया जाता है। इसमें तुम देखो, फैलोपियन नलिका की अगर हम जब बात करते हैं तो इसमें हमको 3 हिस्सा दिखता है। फैलोपियन नलिका में कितना, एक तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं, ये इन्फेंडिबुलम होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है, इन्फेंडिबुलम होता है। क्या होता है, इन्फेंडिबुलम। और ये जो मोरना देख रहे हो इसको कहते हैं एम्पुला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एम्पुला। और ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं इस्थमस, ठीक है। क्या कहते हैं, इस्थमस। और ये तीनों मिला के क्या बनाता है, फैलोपियन नलिका बना। चलो, तो भीतरी दीवार कैसा होता है, सीलियरी होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना पार्ट है, फैलोपियन नलिका 3 भाग है। तो फैलोपियन नलिका का 3 भाग होता है। फैलोपियन नलिका का 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। क्या क्या होता है,
एक नंबर क्या है? इनफेंडिबुलम। 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 दूसरा क्या है? एम्पुला। अच्छा, इसका हिंदी मुझे नहीं पता है, तुम लोग देख लेना। एम्पुला के बाद क्या है? स्तमा। वैसे इसका ये जो है प्रकार, ये जो भाग है, इसका पूछेगा नहीं, जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। मुझे पता है कि नहीं पूछता है, और तुम लोगों को हमको ये भी हम तुम लोगों को बता देते हैं कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो इसका कितना भाग होता है? इनफेंडिबल। अच्छा, ये जो है, अगर ये भाग हम नहीं बताएंगे तो हम आगे जो चीज़ पढ़ाने वाले हैं वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनफेंडिबुलम, एम्पुला और उसके बाद इस्थमस, ये 3 पार्ट हो गया। ये जो हिस्सा देख रहे हो, कौन सा हिस्सा? एम्पुला। एम्पुला वाले हिस्से में ही क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पुला वाले हिस्से में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एम्पुला वाले हिस्से में फर्टिलाइजेशन की क्रिया यानी कि निषेचन की क्रिया, निषेचन यानी कि इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, की क्रिया संपन्न होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? एम्पुला में होती है, ठीक है। एम्पुला वाले हिस्से में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको सवाल में जो पूछा जाएगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन नलिका में आपको ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो। ये नहीं पूछेगा कि एम्पुला में, हम ये जानकारी के लिए बताए कि यहाँ होता है। आपका जो सवाल होगा, आपका सवाल ये होगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। फैलोपियन नलिका में होती है। यह है बोर्ड का सवाल, BSEB। बोर्ड में आपको यही पूछेगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन नलिका में होती है, ठीक है ना। तो जो रेड वाला लिखाए हैं वो ध्यान में रखना, बाकी रखो यार। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे गर्भाशय वाला हिस्सा, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला हम लोग जो देखे अंडाशय, अंडाशय के बाद फैलोपियन नलिका। अंडाशय का काम क्या है? अंडाणु का निर्माण करना, ठीक है। और फैलोपियन नलिका का काम क्या है? अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाना। तो हमको अब ये पता होना चाहिए कि गर्भाशय कैसा होता है, ठीक है। गर्भाशय, तो देखो गर्भाशय में हम क्या करते हैं कि गर्भाशय में ये लेयर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? गर्भाशय, ठीक है। ये क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय, ये क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय को कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं? यूटेरस। और यूटेरस को ही क्या बोलते हैं? बच्चादानी बोलते हैं, ठीक है ना। यूटेरस को क्या बोलते हैं? बच्चादानी। तो तीसरा नंबर लिखोगे गर्भाशय लिखो, ठीक है। तीसरा नंबर क्या लिखोगे? गर्भाशय। क्या कर रहे हो? तीसरा नंबर है ना। तीसरा नंबर क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय, इसको क्या कहेंगे? यूटेरस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यूटेरस। अच्छा, यूटेरस का दूसरा नाम है, तुम लोगों को बोले ना गप नहीं करना है, ठीक है। गर्भाशय का दूसरा नाम क्या है? बच्चादानी। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बच्चादानी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है। या इसी को इंग्लिश में एक नाम और है, ओम्ब कहते हैं इसको, ओम्ब, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ओम्ब कहते हैं। तो गर्भाशय का 3 नाम है, गर्भाशय, बच्चादानी या फिर इसको ओम्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है? क्या?
ये उपस्थित कहाँ होता है? गर्भाशय जो है ये कहाँ उपस्थित होता है? ये गर्भाशय होता क्या? जैसे देखो, ध्यान दो इधर कि ये जो स्ट्रक्चर अभी जो बना रहे हैं ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होता है? यूरिन। यहाँ से क्या होगा? यूरिन पास होगा, ठीक है ना। ये लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर ही होता है इसका यूरेथ। ये यूरेथ्रा है, ठीक है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, है ना। इधर ध्यान दो ना जी सर। और यहाँ जो है इसके ऊपर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से जो है क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है एनस वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से जो निकलता है वो क्या होता है? एनस। एनस बताए थे ना, एनस, ठीक है। मान लो कि मलद्वार ये वाला, ठीक है ना। ये क्या है? मलद्वार। और ये हुआ क्या? पेशाब का थैला यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो रास्ता ये जो है ये क्या है? मलाशय है, ठीक है, यानी कि जिसमें मल रहता है और यहाँ जो पेशाब रहता है। इसके बीच जो जगह होता है यहाँ होता है यूटेरस, ठीक है। ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? यूटेरस होता है। और ये जो हिस्सा है ये क्या है? वेजाइना। तो बताओ, सबका जो है जो रास्ता है सब एक लगभग नज़दीक ही होता है। तो इसलिए जो है इन्फेक्शन का चांस जो है बढ़ जाता है। तुम ऐसा देख पा रहे हो कि ये जो यूटेरस, ये वाला यूटेरस है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं। ऐसा दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री पर है, ऐसा है ना, 90 डिग्री पर ये जो रहता है, इसका एंगल जो रहता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। जब अगर यूटेरस 90 डिग्री पर रहेगा तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। इसमें बच्चा सुरक्षित अच्छे से रहेगा, ठीक है। अगर इसका एंगल अगर चेंज हुआ, जैसे ही अगर थोड़ा सा ऐसे हो गया तो चांस ये है कि ये बच्चा सड़क के निकल जाए, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन ये है कि यूटेरस जो है 90 डिग्री पर रहे। यूटेरस कितने डिग्री पर रहे? 90 डिग्री पर। और बहुत सारे महिलाओं में ऐसा केस देखने को मिलता है कि उसका एंगल झुक जाता है, एंगल थोड़ा सा जो है इधर ऐसे हो जाता है। तो इससे होता है कि जैसे बोलते हैं ना, बच्चा गिर गया या फिर इस तरह का कोई, तो इस तरह का जो है, तो जब किसी का अगर यूटेरस इस तरह से उठा हुआ रहता है थोड़ा सा, तो ऐसी महिलाओं को डॉक्टर ये सलाह देता है कि जब आपका प्रेगनेंसी हो तो ज़्यादातर टाइम या तो आप बैठ के रहें या इस तरह से बैठ के झुके रहें, या फिर उसको ज़्यादातर लेटने का या इस तरह का उसको जो है पोजीशन, इस तरह से उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हमने देखा कि मूत्राशय और मलाशय के बीच क्या पाया जाता है? यूटेरस पाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्या हुआ? तो यूटेरस क्या होता है? ये यूटेरस क्या है? एक थैला जैसा रचना है, ठीक है। यूटेरस यह मोटी दीवार, इसमें मोटी दीवार होता है। ये मोटी दीवार वाली थैला जैसा पेशीय का मतलब जैसे जानते हो, पेशीय मतलब जिसमें मांस है, ठीक है। पेशीय रचना है, क्या है? पेशीय थैला जैसा, मोटी दीवार वाली थैला जैसा पेशीय रचना है जो मूत्राशय, अरे क्या हुआ तुम लोगों को? मूत्राशय तथा मलाशय के बीच स्थित होता है, ठीक है ना। लिखो, ठीक है। तो देखो, गर्भाशय का जो है हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो गर्भाशय में होता क्या है कि गर्भाशय की गुहा में भ्रूण का निर्माण होता है। गर्भाशय की गुहा में क्या होता है? भ्रूण का। तो गर्भाशय का गुहा क्या है? ये वाला हिस्सा है। तो इस हिस्से में क्या होता है? भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का विकसित होता है। भ्रूण का मतलब है एम्ब्रियो, और यही विकसित होकर क्या बनाएगा? बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है। तो गर्भाशय का भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, ठीक है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा, ठीक है। उसके बाद जो गर्भाशय है
ये वाला हिस्सा क्या है, गर्भाशय है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि गर्भाशय एक नली से खुलता है, इस नली को हम बताए थे, इसको कहते हैं सर्विक्स। तो गर्भाशय कहाँ खुलता है, तो गर्भाशय सर्विक्स में खुलता है। गर्भाशय कहाँ खुलता है, सर्विक्स में। ये वाला हिस्सा बताए थे, इसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय कहाँ खुलता है, कहाँ खुलता है, तो गर्भाशय सर्विक्स में खुलता है। दूसरा देखो, सर्विक्स वेजाइना के रास्ते में खुलता है। ये सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होगा, इससे नीचे की ओर कहाँ खुलेगा, वेजाइना के रास्ता में। ये क्या है, वेजाइना है, ठीक है। तो सर्विक्स कहाँ खुलता है, वेजाइना में खुलता है। गर्भाशय कहाँ, सर्विक्स में, और सर्विक्स कहाँ खुलेगा, वेजाइना में। अब ये जो है सर्विक्स वाला हिस्सा और वेजाइना का जो हिस्सा है, वेजाइना और सर्विक्स जो है, यहाँ जैसे बच्चा ग्रो हुआ, वृद्धि हुआ, भ्रूण का विकास हुआ, बच्चा बना। अब बच्चा का जब डिलीवरी होगा, ठीक है, यानी कि बच्चा जब गर्भाशय से निकलेगा तो एक नली से निकलेगा। तो ये जो है सर्विक्स और जो वेजाइना है इसी रास्ते से निकलेगा। इसी दोनों रास्ते को मिलकर कहा जाता है बर्थ कैनाल। इसको क्या कहा जाता है, बर्थ कैनाल। इसी दोनों रास्ते को क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल क्या होता है, सर्विक्स और वेजाइना का जो सम्मिलित रूप होता है, इसको क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या होता है, सर्विक्स और वेजाइना का जो सम्मिलित रूप है उसको क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो यही लिखे हैं, सर्विक्स और वेजाइना, वेजाइना यानी कि योनि, दोनों मिलकर क्या करता है, बर्थ कैनाल का निर्माण करता है। समझ में आ गया कि बर्थ कैनाल क्या होता है, तो सर्विक्स और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो गर्भाशय की दीवार में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो अंदर का जो लेयर होता है, तो देखो ये गर्भाशय है, गर्भाशय का जो ये लेयर देख रहे हो ना, ये लेयर, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है हम यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंडोमेट्रियम। और ये जो देख रहे हो ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। इसको क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। और इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। एक बात ध्यान में रखना कि मायो वर्ड कहीं भी रहे, इसका मतलब बीच वाला होगा, ठीक है, बीच वाला होगा, ठीक है ना। जहाँ जैसे मेडुला का बात बोले थे, मायो। और इंडो का मतलब हमेशा हुआ अंदर का वाला, अंदर वाला, अंदर की ओर होगा, ठीक है, अंदर वाला। इंडो यानी कि इंडो कहीं भी वर्ड रहे वहाँ अंदर मतलब है। और पेरी का मतलब होगा बाहरी, ठीक है, बाह्य, ठीक है। तो मेट्रियम मतलब अस्तर या लेयर। मेट्रियम का मतलब क्या होता है, लेयर। तो गर्भाशय का जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसको क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम। तो इंडो मतलब अंदर, मेट्रियम मतलब लेयर। तो गर्भाशय का सबसे अंदर का लेयर होगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सबसे अंदर वाला लेयर को क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे। और जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा, ये अंदर वाला हो गया, जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा इसको कहेंगे पेरीमेट्रियम। इसको क्या कहेंगे, पेरीमेट्रियम। तो बाहर वाला लेयर क्या होता है, पेरीमेट्रियम। और जो बीच वाला लेयर होता है, ये बीच वाला, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। तो गर्भाशय की दीवार में कितने लेयर होते हैं, क्या क्या होता है, मेट्रियम, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और उसके बाद पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये बताने का मकसद क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुएशन में जो क्या कहते हैं, मासिक स्राव है ना, माहवारी कहते हैं। ये जो दीवार है इंडोमेट्रियम है ना, तो ये क्या होता है, इस तरह से उठ जाता है। क्या होता है, इस तरह से उठ जाता है। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही दीवार झर झर कर निकलने लगता है। ये क्या होता है, ये टूट टूट कर निकलने लगता है। तो बताओ, कोई लेयर अगर टूटेगा तो वो ब्लड का स्राव करेगा कि नहीं करेगा। ये जो इंडोमेट्रियम, गर्भाशय का जो सबसे अंदर वाला दीवार है, तो ये दीवार क्या होता है, मेंस्ट्रुअल स्राव जो होता है, मासिक स्राव, मासिक स्राव में यही मेट्रियम क्या होता है, झर के निकलने लगता है। यही क्या होता है, टूटकर निकलने लगता है। इसी को कहते हैं मासिक स्राव। समझ में आ गया कि मासिक स्राव क्या होता है। इसका एक अलग से टॉपिक इसका जो है, हाँ, इसका जितना बस हम यहाँ बता रहे थे लेयर, तो इसलिए बता दिए, ठीक है। इसको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अलग से क्लास लेंगे, ठीक है, सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो गया, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं ना। चलो अब जो है हम लोग जो देखेंगे इसमें
योनि वाला हिस्सा, ठीक है। इससे पहले जो है देखो हम लोग गर्भाशय ख़त्म कर चुके हैं। उसका गर्भाशय जो खुलता है वो कहाँ, सर्विक्स में। सर्विक्स किस में, वेजाइना में खुलता है। अब जो है हम लोग वेजाइना को जान रहे थे कि वेजाइना क्या होता है। वेजाइना क्या है, एक ट्यूब है। वेजाइना क्या है, ट्यूब यानी कि एक नली है। और कैसा नली होता है, पेशीय होता है। कैसा होता है, पेशीय या मांसल आप बोल सकते हैं, या ठीक है ना, मांसल बोल सकते हैं। ये जो वेजाइना होता है, वेजाइना में जो मसल्स होता है, ये मसल्स किसका बना होता है, तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। संयोजी का मतलब होता है संयोजन, संयोजी यानी कि जोड़ने वाला। तो टिश्यू का प्रकार में होता है, क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको अन्य क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। और कैसा होता है, तंतुमय। तंतुमय का मतलब हुआ फाइब्रस। तंतुमय का मतलब क्या हुआ, फाइब्रस। फाइब्रस यानी